आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो बहुत ही ऑब्वियस सी हैं और बहुत ही नोन हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि कोई सरप्राइज या कोई इमोशन होता है। इम्पेरेटिव जिनके अंदर ऑर्डर किया जाता है, लाइक दे स्टार्ट विद अ वर्ब लाइक प्लीज सिट डाउन या फिर गो एंड ब्रिंग मी वाटर। तो इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव होते हैं एक्सक्लेमेटरी। कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं विच आर लाइक वेरी सिंपल सेंटेंसेस। तो ये तो वो टाइप्स हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं, बट कुछ टाइप्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, which are compound sentences, complex and compound complex sentences. And I start with a simple sentence. लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो ये है कि हमें पता हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या फर्क है। सो अ डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ऑफ कोर्स एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंदर वर्ब भी साथ में होगा, सब्जेक्ट भी होगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी सफिशिएंट इन मीनिंग। And a very obvious indicator of dependent clause is that they start with a subordinating conjunction, या उनके अंदर कहीं ना कहीं subordinating conjunction का यूज होगा। And but or not because since unless so for etc, ये conjunction वो है जो subordinating conjunction है जो कि किसी भी clause को dependent बनाते हैं, because जब आप इनको attach करेंगे तो you will require something else to complete the meaning. For example, if I say because he wants to marry her since Chris was driving, unless Jane apologizes to me. So these are the dependent clauses. Coming towards independent clause, इनको हम main clause का सिंपल सेंटेंस का भी आपके MCQs में ये synonyms यूज हो जाते हैं independent clause के लिए, just to make things confusing. So it only talks about one idea, or of course self-sufficient hoga, like Darcy praised Elizabeth. Chris hung up on me, which means Chris ने call जो है वो disconnect कर दी. I will not go. So these are the independent clauses, but these are the simplest independent clauses. इनमें और भी वेरिएशन आ सकती हैं based on your word class and parts of speech. Then we have the compound sentences. Compound sentences में होता ये है कि इसमें दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसमें जो एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि इन कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे पास स्पेसिफिक कंजंक्शंस होती हैं जिनको हम फैन बॉयज की एब्रीविएशन से याद करते हैं। फैन बॉयज क्या है? फॉर एंड नॉट बट और येट सो। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चंस में जो आते हैं कंपाउंड सेंटेंस, आपको पता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कंजंक्शंस कुछ इस तरह की ऐड करते हैं कि हमें लगता है कि वो सेंटेंस कंपाउंड है और दो सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, बट उसके अंदर वो बट की जगह बिकॉज कर देगा, या कोई इस तरह के सिमिलर कंजंक्शन ऐड करेगा जो कि फैन बॉयज की ही एब्रीवेशन को रिलेट कर रही होगी, बट इट विल बी डिफरेंट। सो आपने इस एब्रीवेशन को याद करने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसमें बट है और बिकॉज नहीं है, और इस तरह से इसकी। उसके बाद इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लाइक कॉफी एंड माई लाइक स्टीक। सो ये दो डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस हैं, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यूजिंग द स्पेसिफिक फैन बॉयज कंजंक्शन, सो ये हो जाएगा। अच्छा मशल, वॉइस कट हो रही है। वैसे उस दिन भी वॉइस आप कह रहे थे ये कट हो रही है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में मैंने चेक किया था तो मतलब स्मूथ ही थी वॉइस। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू आपकी तरफ से, बट मैं इसको फिर भी कर लेती हूँ दोबारा से। लेट मी नो अब कुछ बेहतर हुई है आवाज, या ऑडिबिलिटी का इशू है अभी भी? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। Ashur, is it fine now? ओके मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर अभी भी आवाज में डिस्टॉर्शन हो या कट हो तो आप फिर मुझे बताइएगा, देन आई विल रिकनेक्ट। ओके, सो
दो सिंपल सेंटेंसेस थे विद अ फुल स्टॉप पंक्चुएशन। हमने उनको क्या किया कि उनको फैन वॉइस से कनेक्ट कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है आपको वो ये है कि जब भी हम फैन वॉइस से कनेक्ट करेंगे तो आपने वो वाला रूल याद करना है कि कॉमा आएगा। ठीक है, फैन वॉइस के अंदर जब आप फैन वॉइस की कंजंक्शन ऐड कर रहे होंगे तो कॉमा उससे पहले लाजमी आएगा। एक तो ये कि एंड वैसे ही कॉमा को मतलब करता है रिक्वायर्ड, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी कंजंक्शन हैं इनके अंदर कॉमा आता है। So Mary went to work, but John went to the party and I went home. So these are अगर हम इनको देखेंगे तो ये सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं। यू जस्ट ज्वाइन द फैन वॉइस और उसमें आपने कॉमा ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद coming towards the complex sentences, a complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. So इसमें एक independent होगा और एक एटलीस्ट एक डिपेंडेंट होगा, जिसका मतलब है कि एक सेंटेंस कम से कम लाजमी ऐसा होगा जिसको कोई और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होगी। और जब आप ये कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज एक होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट वर्ब वाला ग्रुप होगा जिसके साथ फैन वॉइस के अलावा कोई कंजंक्शन होगी। बिकॉज अगर फैन वॉइस वाली आ गई तो वो आपके जो उसको है सेंटेंस को कंपाउंड बना देगी। ठीक है, सो इसके अंदर एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा और साथ में एक इंडिपेंडेंट मैंडेटरी है। सो इफ यू आर ऑलवेज trying to be normal you will never know how amazing you can be. So इसमें भी अगेन वही रूल है कि आप अगर इसको इनिशियल में करते हैं या इसको बाद में करते हैं आपको कॉमा ऐड करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो फर्स्ट इसका क्लॉज है ये अगर आप देखें तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और सेकंड जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस तरह से इसके अंदर भी फर्स्ट जो है वो डिपेंडेंट है और सेकंड इंडिपेंडेंट है। एंड दो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर फॉर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑल्दो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज दो या दो से ज्यादा भी डिपेंडेंट आ सकते हैं। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट प्लेस अ कॉमा, if the dependent clause comes first place a comma between it and the independent clause, जो कि ऊपर हमने किया, and if the independent clause come first no comma is needed। यानी कि अगर मैं इसको you will never know how amazing you can be अगर मैं इसको इनिशियल ले आऊं तो इसमें फिर मुझे कॉमे की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस सेंटेंस को खुद पेज के ऊपर लिख के देख भी सकते हैं। ठीक है, ही गॉट अ स्टमक आफ्टर ट्रॉय एट जायंट कुकी, तो इसमें आपको कॉमा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक रूल भी है और एक कॉमन सेंस वाली बात भी है। अगेन ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपको इनिशियली जो है वो डोंट प्रे इफ इट रेन्स, दिस इज एन इंडिपेंडेंट। इफ यू डोंट प्रे व्हेन द सन शाइन, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपको कॉमे की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इनिशियली आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया था। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? दीज सेंटेंसेस हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इनके अंदर इंडिपेंडेंट की जो नंबर है वो बढ़ जाता है। दो कम से कम होगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि फिर वही पुरानी वाली बात रिपीट हो रही है इसमें, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वोक अप एट 6 o'clock बिकॉज आई हैड टू जिम। अब ये जो पर्पल के अंदर है ये आपके पास हैं आपके पर्पल वाले जो, बिकॉज फैन वॉइस की जो कंजंक्शन है उसमें हमने पीछे पढ़ा था कि बट आता है। सो जहां भी फैन वॉइस की कंजंक्शन आएगी इसका मतलब ये है कि वो एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, उसमें कोई मतलब सिंपल भी है और एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट भी है। सो ये जो फैन वॉइस वाली कंजंक्शन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट। द सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 clauses। आई वोक अप एट 6 o'clock, independent because I had to gym, again dependent, but I was too tired to get off the bed, again डिपेंडेंट। तो दो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई और एक एटलीस्ट एक डिपेंडेंट आना था वो भी आ गया। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, बट वी हैव अनदर वन फॉर टुडे जो कि आपकी, वेट अ सेकंड, टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं विच इज द टेक्निकल पोर्शन ऑफ योर पेडागोजी के अंदर आता है एफपीएससी के सिलेबस में। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई सपोज स्क्रीन शो हो रही है बट जस्ट इन केस कोई इशू हुआ तो आप बता दें।
ओके, टीचिंग मेथोडोलॉजीज के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एक इमेज भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिसमें पूरी एक हिस्ट्री के थोड़ा सा टाइमलाइन बताई हुई है। हिस्ट्री इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग मेथोडोलॉजीज, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो किस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुई थी। तो उसका एक इमेज है, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सी पिक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। बट वी आर स्टार्टिंग विद डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टेक्निक, मैथड एंड अप्रोच। ठीक है, अप्रोच क्या होती है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूँ समझें कि जो हायरार्की है आपकी, इन तीन चीज़ों को अगर हम देखें, सबसे टॉप पे अप्रोच आता है। अप्रोच ये है कि एक थियोरेटिकल फाउंडेशन है जो भी आपने पढ़ाना है उसकी, एंड इट कंसर्न्स द वे मेथड आर चोजन फॉर अ पर्टिकुलर क्लासरूम सेटिंग एज पर द लर्निंग रिक्वायरमेंट्स। तो अप्रोच जो है ये ना सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे एक यूँ समझ लें कि ब्रॉडर टर्म भी है, सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म है अप्रोच। उसके बाद विद इन एन अप्रोच यू हैव वेरियस मेथड्स। ठीक है, मेथड क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन, फिलॉसफी, टेक्निक। हर बंदे की अपनी, हर टीचर की अपनी फिलॉसफी है, हर टीचर के अपने ऑब्जेक्ट, हर क्लास के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हर टीचर की अपनी टेक्निक्स हैं। सो दीज थ्री थिंग्स आर अंडर द realm ऑफ method. Within an approach you may require various methods. So approach में different methods आ गए, और within that अगर हम देखें तो methods के अंदर different techniques आती हैं। Although इन तीन चीज़ों को हम कभी कभी synonymously भी ट्रीट करते हैं, इनको हम synonyms भी कहते हैं, लेकिन अगर विद इन योर कोर्स देखें तो इसमें तीन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। टेक्निक जो है ये मेथड के अंदर फॉल करती है, और डिफरेंट जो है वो टेक्निक हो सकती है मेथड में। अगर मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकती है कि अगर एक बंदा ये कहता है कि मेरी लाइफ में अप्रोच ये है कि मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको, उनसे मैंने इन टच रहना है। सो ये उसकी अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स हिज कलीग्स या फ्रेंड्स। विद इन दैट अप्रोच वो मेथड ये चूज करेगा, वो ये कहेगा कि मैं पर ईयर, एक साल में मैं ये करूंगा कि मैं हर 6 महीने बाद एक चक्कर लगाऊंगा, अपने उन दोस्तों के पास जाऊंगा जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं। सो ये है आपका मेथड, कि यू चॉज अ मेथड विद इन दैट अप्रोच। अगर टेक्निक की बात करें तो टेक्निक ये हो सकती है कि वो ये कहेगा कि मैं इस रूट से जाऊंगा, और इस रूट में सबसे पहले मैं मिलूंगा अपने दोस्त, फलां दोस्त से, और उसके बाद मैं जाके अपने दूसरे दोस्त से मिलूंगा, और फिर उस रूट से मैं वापस आऊंगा। दैट इज द टेक्निक। तो अप्रोच और टेक्निक के अंदर जो हायरार्की है वो कुछ इस तरह की बनती है आपकी। उसके बाद है GTM, which is the grammar translation method. GTM was prevalent in 19th and 20th century, or it was initially in Latin and ancient Greek classroom. एक बहुत ही oldest technique है, और ये develop हुआ था initially to hone the ability of reading and translating the classical text, जो कि Greek के classrooms के अंदर use होता था। और by the mid of 19th century this method had adopted for teaching। और ये किसने अडॉप्ट किया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने हर जितने भी मैंने आपको अब आगे बतानी है उसमें मैंने ये मेंशन करना है कि जो इसको प्रपोज किया था या जो डेवलप किया था वो किन स्कॉलर्स ने किया था। तो एक तो आपको इसकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, दूसरा आपको ये बताना चाहिए कि ये किसने प्रपोज किया था, और थर्ड ये चीज़ कि जो टेक्निक उनके अंदर यूज होती है क्लासरूम्स में, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो कार्ल प्लॉट्स एंड जॉन है, ये जर्मन स्कॉलर्स हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया था। सो लेटर इट क्विकली स्प्रेड टू द क्लासरूम थ्रू आउट द यूरोप एंड यूके। सो इनिशियली ग्रीक से है और लैटिन टीच करने के लिए, बट फर्दर ऑन ये यूरोप और यूएस दोनों के अंदर ही डेवलप हुआ। While most of the teaching techniques US में थी, लेकिन इसका यूरोप से भी है। This method focus on teaching grammar, rules, translation, vocabulary और memorization और rote learning पे इसका ज़्यादा फोकस है। और इसके अलावा accuracy is more important for the GTM teachers, और oral communication सबसे नीचे आता है इसकी हायरार्की में। इन GTM क्लासेस आर कंडक्टेड इन स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। ये स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज यानी कि उनकी जो मदर टंग है उसको प्रेफर करते हैं एज अ टीचिंग मीडियम। और कॉन्टेक्स्ट जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रॉट लर्निंग को इनका ज़्यादा इस पर फोकस है। और रिडक्टिव मेथड का मतलब ये है कि पहले आप स्टूडेंट्स को रूल्स सिखाएंगे और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। पहले आप उनको रूल्स सिखाएंगे, बोर्ड के ऊपर रूल्स लिख देंगे, और जब वो रूल्स सीख जाएंगे तो फिर आप उन्हें कहेंगे कि अब इनके सेंटेंसेस बनाएं। GTM जो है वो टीचर सेंटर्ड इसलिए है बिकॉज टीचर इज द ओनली इंस्ट्रक्टर एंड द सोर्स ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स का कोई इतना खास इनपुट नहीं होता। ये इसकी एक पिक्चर है विच इज आई थोड़ी सी ब्लर हो गई है इसमें आके, बट स्टिल इट्स रीडेबल। इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी होंगी, मतलब जैसे अप्रोच है तो इसमें थ्योरी ऑफ नेचर है, ये स्ट्रक्चरल व्यू है, इसका स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और बिहेवियरिज्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, बिकॉज जैसे बिहेवियर जो थे वो भी सबसे प्राइमरी और सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी थी अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन में देखें।
उस तरह से ये भी उससे रिलेट करती है। ब्रॉड लर्निंग है। प्रोडक्ट ओरिएंट का मतलब ये होता है, एक थ्योरी होती है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप यू आर मोर कंसर्न विद हाउ दे आर लर्निंग थिंग्स। प्रोडक्ट ये है कि आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि स्टूडेंट का पेपर अच्छा हो जाए, दैट्स इट। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप रीड कर लीजिएगा, ये वही है जो हमने पीछे पढ़े थे, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में समराइज हुआ हुआ। देन वी हैव द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये आता है कि यू आर मोर कंसर्न विद टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड जो है टीचिंग का डेवलप हुआ था जीटीएम के रिस्पांस में। ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा मेथड था जो जीटीएम के रिस्पांस में डेवलप हुआ था। सीएलटी भी इसमें आ सकता है, लेकिन सीएलटी काफी बाद में जाके आया था। सो ये और सीएलटी के अलावा जो साइलेंट मेथड है वो भी कंपैरेटिवली न्यू है। सो ऑल टीचिंग इज डन इन टारगेट लैंग्वेज, और इसमें इंडक्टिवली टीच किया जाता है, यानी कि पहले आप उनको एग्जांपल्स देंगे और जब वो एरर मिस्टेक्स करेंगे तो फिर आप उनको रूल्स बताएंगे। द सेम वे आई टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। इट फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे इसका फोकस ज्यादा है, contrary to the GTM which focused on reading. Disadvantage ये है of course के इसके अंदर सेक्युलर लैंग्वेज जो है उसमें एजम्पशन ये होती है कि वो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो वो प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जब आप उर्दू सीख रहे होते हैं अपने घर में तो वो डिफरेंट है। तो इसकी एक एजम्पशन है कि जैसे हम लोग अपनी उर्दू सीखते हैं वैसे इंग्लिश सीखते हैं, तो यहाँ पे आके इट फॉल्स apart, it falls flat, और this is because method is anchored in the way students learn their first language। इसकी जो रूट्स हैं वो यही हैं। उन्होंने अज्यूम ये किया था कि जैसे हम इंग्लिश सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, वैसे ही सॉरी जैसे हम नेटिव लैंग्वेज सिखाते हैं मदर टंग, वैसे ही स्कूल में आके बच्चे सीखें, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टीचर को वो है रियलिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं और विजुअल एड्स टीचर यूज करते हैं। और जिसने ये पॉपुलराइज किया था उसका नाम ये देख लीजिए, जर्मन स्कॉलर, दिस शुड बी मेमोराइज, मैक्सिलियम बर्डर्स नाम है इसका, और 18-19 सेंचुरी में ये था। इस मेथड का एक और नेम जो कि एक एमसीक्यू बन सकता है वो है नेचुरल मेथड। बिकॉज नेचुरल मेथड क्यों है, ये भी इसलिए है क्योंकि जैसे उन्होंने अज्यूम ये किया था कि जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही हम सेकंड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नेचुरल मेथड। ऑरल प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा था। डिसएडवांटेज इसका ये है कि हर टीचर इस मेथड के थ्रू सिखा नहीं सकता, बिकॉज हर टीचर इतना वेल इक्विप्ड नहीं होता है और हर क्लासरूम में इतना मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं होता, दैट कैन आल्सो बी अ पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिविजन, या फिर इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसको पॉपुलराइज किया था चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज ने, जो कि यूएसए के एंड पे 1950s में आया था। और इसमें एक एमसीक्यू जो बनता है जो कि ऑलरेडी पास्ट पेपर में आ चुका है वो ये है कि यूएस के अंदर ये यहाँ पे पॉपुलराइज हुआ था, ठीक है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर्स दो हुई हैं हिस्ट्री में, 1914 से लेके रफली अराउंड 1918 तक गई है, और दूसरी जो है वो मिड 20th सेंचुरी में थी 1940s के बाद। तो ये दो वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो चेंजिंग्स आई थी यूएस के अंदर उसका रिजल्ट है ये। चार्ल्स कारपेंटर ने इसको डेवलप किया था। रीडिंग, अच्छा इसके अंदर एक और चीज जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, कि टीचिंग जो है उसके अंदर जो 4 स्किल्स हैं आपकी उनका सीक्वेंस ये होता है कि पहले लिसनिंग सिखाई जाती है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट इट्स एन ऑडियो लिंगुअल मेथड। सो पहले लिसनिंग सिखाई जाती है, स्पीकिंग, एंड देन रीडिंग और राइटिंग सबसे कम कंसर्न होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैकलैश भी आया था बहुत ज्यादा। सो डायलॉग जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है टीचर और स्टूडेंट का, और स्टूडेंट दोनों का। like direct method which we will cover in the later slides, there is no importance of mother tongue की इतनी importance इसके अंदर नहीं है। सो टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही सब कुछ सिखाया जाता है, और 4 स्किल्स का ऑर्डर आपको ये याद रखना है। दिस इज अगेन अ पिक्चर फॉर द सेक ऑफ रिविजन। कमिंग टुवर्ड्स द लेक्सिकल मेथड। लेक्सिकल मेथड क्या है, ये मेथड डेवलप किया था माइकल लेविस ने। अगेन नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें साथ में इसका जो एग्जैक्ट डेट याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि ये लेट 20th सेंचुरी से है, ये मिड 20th से है, और ये इनिशियल ऑफ 20th से। द लेक्सिकल अप्रोच इज द वे टीचिंग लैंग्वेज मेड ऑन लेक्सिकल यूनिट। अब इसका जो प्राइमरी अजम्पशन है वो ये है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसको सीखने का बेहतरीन
स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप बजाय ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के आप लेक्सिकल यूनिट्स को उठाएं। लेक्सिकल यूनिट्स क्या होते हैं? लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो डिक्शनरी में से निकला हो। सो वो ये कहते हैं कि आप डिक्शनरी वर्ड्स को, या वो वर्ड्स डिक्शनरी के जो हमने आम रूटीन में यूज करने हैं, विच विल हेल्प अस इन कम्युनिकेशन, वो आप सिखाना शुरू करें स्टूडेंट्स को। स्टार्टिंग पॉइंट ही वो लें, आप ग्रामर को छोड़ दें, या ग्रामर को बाद में देखेंगे। सो यूनिट जो है वो क्या होते हैं जो कि मेन फोकस है? चंक्स, कॉलोकेशंस यानी कि हाउ वर्ड्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, अगेन यानी कि नॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा है। और फिक्स फ्रेजेस, यानी कि ऑब्वियसली जब आप डिक्शनरी को उठाएंगे और लेक्सिकल यूनिट्स को याद करेंगे तो फिर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रेजेस हैं जिनको आप याद कर पाएंगे। सो इसका जो आइडिया था वो ये था कि स्टूडेंट्स को बजाय ये कि आप एक लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी दें, उनको आप ये सिखाएं कि कौन से फ्रेजेस कॉमनली यूज्ड हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ इट वाज क्रिटिसाइज, तो वो ये था कि अगर आप स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक सिखाएंगे तो उसके बाद वो नहीं सीख सकते क्रिएटिविटी। ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत लिमिट हो जाएगी, क्योंकि जब उनके पास कोई भी अननोन वर्ड उनके सामने आएगा, सो उनका जो रिस्पॉन्स होगा उसके ऊपर वो बहुत ही लिमिटेड होगा। ठीक है, बिकॉज उन्होंने तो एक सेफ फिक्स फ्रेजेस याद किए हैं जो कि डायरेक्टली दे वर कमिंग आउट ऑफ द डिक्शनरी। Because they do not have to build responses, they don't need to learn the intricacies of language। और ये एक बेसिक assumption थी कि अगर, मतलब वो ये कहते थे कि उनको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, उनको लैंग्वेज के इंट्रिकेसीज को याद करने की जरूरत नहीं है, they just need to memorize the commonly used phrases। Coming towards the silent way, साइलेंट वे क्या है? इट इज पॉपुलराइज्ड बाय इजिप्टियन स्कॉलर डॉक्टर कैलब गेटेंगो। और ये नाम इंपॉर्टेंट है, अगेन डेट इसकी देख लें, एज मच एज पॉसिबल याद कर लें, बट फिर भी अगेन मैंने आपको बताया कि मिड 19th सेंचुरी के बाद की है ये, तो इतना पता होना चाहिए। ये जो मेथड है, इट वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस एंड व्हेन दे आर नॉट बम्बार्डेड विद टू मच इंफॉर्मेशन एट वंस। तो ये कहता था कि साइलेंट वे, एज द नेम सजेस्ट, कि स्टूडेंट्स को उतनी इंफॉर्मेशन दो जितनी इंफॉर्मेशन लेके वो खुद प्रैक्टिस कर सकें और खुद अपनी एफर्ट डाल सकें। यानी कि ये मैच्योर स्टूडेंट्स की जो अप्रोच, यूनिवर्सिटी टीचिंग अप्रोच होती है, ये वो थी। तो ये कहता था कि स्टूडेंट्स को बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो और दे पुश देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, खुद उनको सोचने का मौका दें। और इसका फायदा ये था कि स्टूडेंट जो है वो अपनी पेस के ऊपर लर्न करेंगे और अपने मिस्टेक से जो है वो लर्न करेंगे। बट इसका नुकसान ये था कि कुछ स्टूडेंट जो है, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्री लेवल के होते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक से कवर नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी ऑब्वियस डिसएडवांटेज। इसके अंदर यूज होती है प्रॉप्स, पिक्चर, जेस्चर्स टू अलाउ स्टूडेंट्स टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स। और इसकी एक टेक्निक जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है एक्विंग। एक्विंग ये होती है कि जैसे हम एको करते हैं, ठीक है, एको में बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल होता है और इसका जो इंटेंडेड बेनिफिट है वो ज्यादा होता है। so, इसके अंदर भी ये था कि टीचर जो है वो रिपीट करेगा जो स्टूडेंट कह रहा है और उसकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेगा। यानी कि जो मेन स्पीकर है वो स्टूडेंट ही है, मेन जो एफर्ट डालनी है हम स्टूडेंट नहीं डालनी है। टीचर उसको सिर्फ ठीक कर सकता है या थोड़ा सा एक इनपुट उसको दे सकता है, जस्ट टू make him conscious। Another common technique in silent way is teacher talk। teacher talk क्या है? teacher talk ये है कि टीचर जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा और वो छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट्स की देगा जो भी उसने पढ़ाने हैं, लेकिन वो पूरी ट्रांसलेशन नहीं करेगा टारगेट लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यानी कि अगेन मेकिंग स्टूडेंट्स वर्क एंड डूइंग द लीस्ट वर्क फ्रॉम द टीचर साइड। अब रिजल्ट ये हुआ कि स्टूडेंट ने गलतियां की और दे विदाउट फीलिंग एम्बेरस्ड उन्होंने उनका जो है वो नुकसान हुआ, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट टीचर्स फील लाइक दे आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ द क्लास, बिकॉज जब आप क्लास को इतना इनपुट नहीं देंगे तो फिर द क्लास विल बी chaotic as well। Then we have the total physical response, which is more जैसे ये वाला जो साइलेंट वे है, इसे कहा जाता है कि ये मेच्योर स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये दिया था उसने स्टूडेंट छोटे बच्चों के ऊपर ही इसको एक्सपेरिमेंट किया था। साइकोलॉजिस्ट का नाम, इसकी एब्रीवेशन है TRP, आपको याद रखनी है, पेपर में आ सकती है। डॉक्टर जेम्स एशर नाम है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इसको हम इसी मेथड को हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। ठीक है, इट फॉलोज द रूल के एक्शंस जो हैं वो वर्ड से पहले हैं और एक्शंस आपको वो सिखाते हैं जो वर्ड्स कभी नहीं सिखा पाते। और पेयरिंग मूवमेंट एंड थॉट के आप मूवमेंट अगर टीचर करके दिखाएगा तो वो स्टूडेंट्स के थॉट के ऊपर ज्यादा जाके इफेक्ट होगा as compared to words। So when you learn your native language as a child, you just not you don't just listen to the words, you watch your parents for the clues। So इसमें है क्या कि जो
प्राइमरी जो इनिशियली जो थ्योरी थी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स की, वो ये थी कि अगर हम स्टूडेंट्स को शट द डोर या इस तरह के इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे जिसमें वो कोई काम करेंगे, तो उसके बाद जब वो काम कर चुके होंगे तो उनको उन वर्ड्स की बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, दैट्स हाउ they'll be learning the vocabulary and the grammatical structure as well. So ये suitable किस लिए था? Noun, verbs, adjectives को याद करने के लिए suitable था। और इसका एक पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स ये था कि ये एल्डर स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की सेटिंग में तो ये नहीं कह सकते स्टूडेंट्स को कि आप जाके ये करें, या उनसे कोई फिजिकल रिस्पॉन्स आप नहीं उनको प्रोवोक कर सकते उस पर। स्टूडेंट्स हु आर नॉट यूज्ड टू इट फाइंड इट एम्बैरेसिंग, और ऑफ कोर्स ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी हैव द CLT व्हिच इज द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT को किया था डेवलप ब्रिटिश लिंग्विस्ट विल्किंस ने। विल्किंस इसका नाम है। CLT एक ऐसी अप्रोच थी जिसके अंदर हम सेकंड लैंग्वेज या किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं और बेस होता है ये इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, यानी द सोर्स फॉर लर्निंग इज लर्नर्स इंटरेक्शन। ठीक है, और ये ना सिर्फ उसका प्रोसेस है लर्निंग का, बल्कि ये उसका गोल भी है। यानी कि ना सिर्फ CLT का प्रोसेस ये है कि आप स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कराएं, बल्कि इसका मेन एम ही ये है कि स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से सही तरह से बात कर सकें और इंटरेक्ट कर सकें। इट इज़ पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड मतलब ये है कि टीचर जो है उसका अगेन रोल जो है वो एक पैसिव का है, और स्टूडेंट जो है दे आर गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ देयर शिप। It seeks to use the authentic resources. Of course, जब आप सोर्सेज को लेकर आएंगे तो वो भी टीचर को अपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज ही देने पड़ेंगे। अगर वो उनको ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं देगा तो स्टूडेंट जो है दे विल बी मिसगाइडेड, या फिर वो डी ट्रैक हो सकते हैं। उसके बाद इसका CLT मैंने आपको बताया, इसका मेन फोकस ही फ्लुएंसी है, एक्यूरेसी नहीं है। यानी कि GTM के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल पोल्स अपार्ट जा रहा है ये। और इसके अंदर जो एक नुकसान इसका ये होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बना देते हैं, या उनकी राइटिंग्स और उनकी जो स्पीच है वो इनकोहेरेंट हो सकती है। देन वी हैव द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है? जिसे आपका GTM था, ओल्ड मेथड था, सिमिलरली ये भी एक बहुत ही ओल्ड मेथड है, लेकिन बहुत ही कम इसके ऊपर बात की जाती है। ग्रीक ने ये इसको डेवलप करवाया था फर्स्ट इनिशियली। सो इसमें है क्या? इसमें ये है कि द टीचिंग मेथड इज वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वे चैनल किस तरह से? स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट टीचिंग इज जस्ट लिसन एंड समटाइम्स पेन डाउन नोट्स। जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं कि स्टूडेंट जो है वो टीचर की बात सुनते हैं और नोट्स लिखते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को खुद बजाते खुद कंबाइन भी करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो ये एक एस्पेक्ट तो ये है कि इसके अंदर कोई टीचिंग मटेरियल रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स एलिमेंट्री लेवल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Then we have the heuristic method, which was developed by Henry Edward Armstrong. Again, a very important name. It is instructional approach that emphasizes the use of problem solving and discovery based learning. ठीक है, जैसे उस पीछे वाला हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो आपका लेक्चर मेथड था, इसमें नोट्स खुद लेते हैं और सब कुछ खुद करते हैं। तो दिस इज इवन वन स्टेप अहेड ऑफ इट। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी खुद करनी है और रिसर्च भी अपने लर्निंग के बारे में खुद करनी है। जो ह्यूरिस्टिक है वर्ड, इसका मतलब ही ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग एंड डिस्कवरी। और ये स्टूडेंट्स के अंदर एक MCQ आता है कि ये कौन सी हैबिट डेवलप करता है। सो इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ डिलिजेंस। डिलिजेंस और हार्डवर्क में फर्क ये है कि हार्डवर्क जो है इट इज just for maybe for a month or so, but diligence ये होती है कि when hard work becomes your habit और continuity आ जाए तो that is diligence. So ये long और time consuming method है because इसके अंदर student जो है they are controlling themselves, लेकिन इसके अंदर the method accepts the teacher a great efficiency। जो नुकसान है, जो उसका cons है, वो ये है कि इसमें टीचर को efficient होना पड़ेगा, बिकॉज अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हर एक स्टूडेंट के ऊपर जाके उसको सुपरवाइज करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बिगिनर्स के लिए तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज फॉर द एल्डर वंस। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीक पे हम एक नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक विच इज अगेन फ्रॉम योर प्रोफेशनल नॉलेज। और यहाँ तक के कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ओके देन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।